अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अनवार। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यूनिट 13 की। आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसको देखते हैं पहले। आज जिन टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स और स्फेरिकल मिरर इक्वेशंस। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हाउ इमेज आर फॉर्म थ्रू द मिरर और थ्रू द लेंस। इमेज किस तरह से बनती है। दूसरा ये है कि लाइट किस तरह से बिहेव कर रही होती है जब किसी मिरर पर लाइट फॉल होती है या लेंस के थ्रू लाइट पास होती है। तो ये हमारा मेन टारगेट है आज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के अंदर। हम लाइट की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जो कि हमारी हेल्प करेगी इमेज फॉर्मेशन के अंदर। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की जानिब। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? अगर इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, जिस तरह से हमने देखते हैं कि जब हमारे पास टेनिस बॉल होती है, जब उसको वॉल पे स्ट्राइक करते हैं तो टेनिस बॉल बाउंस बैक होती है, वो तो टेनिस बॉल थी। लेकिन रिफ्लेक्शन के अंदर हम ये देखते हैं कि लाइट किस तरह से बिहेव करती है। लाइट जब किसी शाइनी सरफेस के ऊपर फॉल हो तो लाइट बिल्कुल इस तरह बिहेव करती है जैसे टेनिस बॉल बिहेव कर रही है। जैसे आप किसी बॉल को दीवार पर थ्रो करते हैं तो वो बाउंस बैक होती है। अब यहाँ पर आप देखें कि लाइट रे है जो कि किसी प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर के ऊपर फॉल हुई है और टकराने के बाद बाउंस बैक हो रही है डिफरेंट एंगल के ऊपर। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो सरफेस है वो बड़ा एम इसमें रोल होता है सरफेस का। चूँकि आप यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर जो सरफेस ली गई है वो एक प्लेन मिरर है और मिरर की खास बात ये होती है कि वो शाइनी होता है। जब लाइट किसी शाइनी सरफेस से फॉल होती है तो बाउंस बैक होती है। तो यहाँ पर आप देखें इंसिडेंट रे जिस एंगल पर फॉल की जा रही है वो है हमारे पास इंसिडेंट एंगल, और जिस एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं डायग्राम के अंदर कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ऐसा तब होता है, ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है कि लाइट जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई है उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ये बहुत ही आइडियल कंडीशन है। क्यों आइडियल कंडीशन है? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो सरफेस है वो बहुत ही शाइनी है और प्लेन मिरर है। नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन होती है वो बिल्कुल आइडियल नहीं होती क्योंकि डिपेंड करता है सरफेस की नेचर के ऊपर। और एक चीज़ आपको बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिफ्लेक्शन है वो एक सरफेस फिनोमेना आप कह सकते हैं कि सरफेस के साथ लाइट का कैसे इंटरेक्शन होता है। क्योंकि लाइट इस मीडियम के अंदर तो जो है इंटर नहीं हो रही है, जस्ट टकराने के बाद बाउंस बैक हो रही है। अब इससे करस्पॉन्डिंग कुछ लॉज भी हैं जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? हमारे पास दो लॉज हैं। एक ये हमें बताता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ऐसा तब होगा कि सरफेस हमारे पास शाइनी हो, लाइट से फॉल करे, जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई है उसी एंगल के ऊपर ये बाउंस बैक हो जाए। जो सेकंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये है कि आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल जो हमने प्लॉट किया यहाँ पर जो ड्रॉ किया है, ये बेसिकली नॉर्मल लाइन हम इसलिए प्लॉट करते हैं ताकि हम ईजिली एड्रेस कर सकें कि लाइट किस एंगल पर जो है इंसिडेंट हुई है। उसके बाद जिस एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है वो हम एंगल मालूम कर सकते हैं। सो नॉर्मल का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि हम लाइट के पाथ को एड्रेस कर सकते हैं कि लाइट जो है किस तरह से किसी सरफेस के साथ इंटरेक्ट करा है इसने और देन ये बाउंस बैक हो रही है। तो यहाँ पर जो तीनों पॉइंट्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल लाइट, ये किसी एक ही सेम प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये सेकेंड लॉ है। फर्स्ट लॉ में क्या है कि हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहां पर हम देख भी रहे हैं कि सरफेस अगर हमारे बहुत ही शाइनी सरफेस हो तो हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर आएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये बहुत ही आइडियल केस है। नॉर्मली जो रिफ्लेक्शन होती है वो इस तरह से नहीं होती है, क्योंकि सर हम देखते हैं कि बहुत ही शाइनी नज़र आने वाली सरफेस भी इतनी स्मूथ परफेक्ट जो है नहीं होती, उसके अंदर कुछ रफनेस होती है। तो डेफिनेटली वहाँ पर हम देखेंगे कि लाइट जिस एंगल के ऊपर इंसिडेंट होती है उस एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती। लेकिन अगर आपके पास प्लेन मिरर है और मिरर की बड़ी खास प्रॉपर्टी ये होती है कि लाइट को ये बाउंस बैक करवाता है। ये जो रिफ्लेक्शन है ये हमारी हेल्प करेगी आगे इमेज फॉर्मेशन के अंदर, क्योंकि जब तक आपको रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा डियर स्टूडेंट, आप इमेज किस तरह से बनती है किसी मिरर के थ्रू आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। क्योंकि आप मिरर के थ्रू इमेज फॉर्म हो या लेंस के थ्रू इमेज फॉर्म हो, उसमें सब में ये प्रॉपर्टी वहाँ पर यूज़ हो रही होगी। ना सिर्फ ये प्लेन मिरर बल्कि हम देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर भी होते हैं, लाइक कन्वेक्स मिरर, लाइक कॉनकेव मिरर। जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो तमाम उस सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, चाहे स्फेरिकल हो, कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, सब पर एप्लीकेबल है। ये सिर्फ प्लेन मिरर के लिए नहीं है
बल्कि आप इसको अप्लाई कर सकते हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर भी। बात करते हैं स्फेरिकल मिरर की। इससे पहले हमने देखा कि प्लेन मिरर के ऊपर जब लाइट फॉल होती है किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। जब भी हम मिरर की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास दो किस्म के मिरर बहुत ही फेमिलियर हैं, यूज़ किए जाते हैं, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। बेसिकली मिरर होते क्या हैं? मिरर कहते हैं कि एक स्फेयर का एक पार्ट होता है जिसकी ज्योमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। कन्वेक्स मिरर में और कनकेव मिरर में एक तो डिफरेंस आप देख सकते हैं इनकी ज्योमेट्री का है। आप देखते हैं ये पूरा एक स्फेयर है। स्फेयर का अगर आप एक स्मॉल पोर्शन ले लें, ये पोर्शन अगर आप ले लें, साइड पोर्शन आप देख रहे हैं, ये एक पार्ट मैंने ले लिया यहाँ पर जो देख भी रहे हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और स्फेयर है, आप इसका भी एक पार्ट ले लें। कन्वेक्स में और कनकेव में, केव कहते हैं कि आपके पास एक केव बनी है यहाँ पर, और वैक्स कहते हैं आपके पास इसका बिल्कुल अपोजिट है। सो कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में एक तो डिफरेंस है ज्योमेट्री का, कि आप ज्योमेट्री देख के बता सकते हैं कि ये मिरर कन्वेक्स मिरर है और ये मिरर कनकेव मिरर है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि लाइट जब इस मिरर पर फॉल होती है वो कैसे बिहेव करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे भी। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम बहुत यूज़ करते हैं इमेज फॉर्मेशन के अंदर, जैसे फोकल लेंथ क्या होती है, जैसे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, पोल किसे कहते हैं। तो ये तमाम टर्मिनोलॉजीज इमेज फॉर्मेशन में हम यूज़ करते हैं कि फोकल लेंथ क्या होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें। अब चूंकि ये स्फेयर है, स्फेयर एक ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखें कि सेंटर से लेकर ये जो डिस्टेंस कहलाएगा आपके पास, ये कहलाएगा आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि यहाँ से आप यहाँ भी डिस्टेंस ले सकते हैं कि ये डिस्टेंस है इस रिप्रेजेंट बाय स्मॉल आर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद एक लाइन है जो कि बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ की गई है और इस सेंटर से पास होती हुई जा रही है स्ट्रेट लाइन। वो लाइन जो किसी लेंस मिरर के सेंटर से गुजरे उसे आप कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देख भी रहे हैं आप यहाँ पर लाइन कि लाइन बिल्कुल ये पास होते हुए ये पी पॉइंट से गुजरेगी, ऐसे एक्सटेंड कर देने से, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा हमारे पास कि मिरर का एक सेंटर होता है जिसे आप कहते हैं पी, पोल भी कह सकते हैं साहब। दूसरा हमारे पास क्या है, फोकल पॉइंट, जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, इट्स रिप्रेजेंट बाय एफ। और फोकल पॉइंट से इस मिरर के सेंटर से लेकर ये डिस्टेंस को आप कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है कि किसी मिरर के सेंटर से फोकल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है इट्स रिप्रेजेंट बाय फोकल लेंथ स्मॉल एफ, और फोकस को नॉर्मली कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि कैपिटल एफ क्या है, फोकल पॉइंट है, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं फोकल लेंथ को, पी पोल है, सेंटर ऑफ लेंस भी मिरर भी कह सकते हैं आप इसे, सी यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, आर यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये तमाम जो टर्मिनोलॉजी आप यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि बार बार यूज़ करेंगे इमेज फॉर्मेशन के अंदर। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि फिर कोई कन्फ्यूजन ना हो कि जब हम बात कर रहे होंगे इमेज फॉर्मेशन की तो वहाँ पर बार बार वर्ड यूज़ करते हैं, फोकल लेंथ है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल है। यहाँ पर जब देखें यहाँ पर आपके कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के अंदर जो डिफरेंस मैंने आपको बताया कि एक तो ज्योमेट्री का है प्लस इमेज की नेचर का भी बड़ा डिफरेंस है कि कनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है उसकी नेचर क्या होती है, कन्वेक्स मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है उसकी क्या नेचर होती है, ये हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन के अंदर। इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर, किसी कनकेव मिरर के थ्रू इमेज किस तरह से फॉर्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रे डायग्राम कहलाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने जो चीज़ नोट करनी है वो ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि आप देख रहे हैं इसकी एक सर्टेन हाइट भी है। इस ऑब्जेक्ट से लाइट इमिट हो रही है जो कि मिरर के डिफरेंट पोर्शन के ऊपर फॉल हो रही है। अपनी आसानी के लिए या अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पर तीन रे यहाँ से ले रहे हैं हम। एक हमारे पास है, चले मैं यहाँ मार्क करता हूँ रे 1, दूसरा हमारे पास रे 2। यहाँ पर आप देखें कि रे 1 जो है वो इस मिरर के बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और इसके पोल के ऊपर फॉल हो रही है। जब किसी लाइट रे किसी मिरर के पोल के ऊपर फॉल हो, पोल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो हमेशा वो लाइट रे गुजरेगी फोकस से। तो यहाँ आप देख भी रहे हैं, आप यहाँ पर आपने नोट करना है कि लाइट रे जब किसी मिरर के
एज के ऊपर फॉल होती है तो हमेशा फोकस से गुजरेगी, तो ये फोकस पॉइंट है यहाँ से और लाइट रे यहाँ से गुजर रही है। दूसरा, जो लाइट रे है वो इसके सेंटर से गुजर रही है। जब भी लाइट रे इस फोकस से गुजरेगी हमेशा ये बेंड होगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर आप देखें कि लाइट जब किसी फोकस से गुजरती है तो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, किसी डायरेक्शन में बेंड नहीं हो रही। दूसरा ये है कि लाइट जब पैरेलल फॉल हो रही है इसके ऊपर तो वो बेंड हो रही है, फोकस से गुजर रही है। जहाँ पर ये दो लाइट रे आपस के अंदर मीट करेंगी वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, अब यहाँ पर तीन पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक इमेज फॉर्मेशन के अंदर P, दूसरा हमारे पास है फोकस, तीसरा हमारे पास है C। अब यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं और जब आप डिफरेंट पोजीशन के ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे इमेज भी डिफरेंट होगी। अभी ये जो केस लिया गया है ये बहुत सिंपल केस है कि ऑब्जेक्ट को हमने फोकस और कर्वेचर के सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में रखा है। तो आप यहाँ पे आप देखें एक चीज़ नोट करने वाली है कि जब ऑब्जेक्ट को हम इसके दरमियान फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में रखेंगे इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो इमेज वहाँ पर फॉर्म होगी जहाँ पर ये लाइट रे आकर आपस के अंदर मीट करेंगी। अब कौन सा पॉइंट यहाँ पर देखें, ये लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई है फोकस से और यहाँ पर आ गई। उसके बाद ये लाइट स्ट्रेट आई, ये रिफ्लेक्ट बैक हुई यहाँ पर और यहाँ पर आ गई। जहाँ पर ये दोनों लाइट रे आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। इमेज कनकेव मिरर से जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। देखें यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ था, इसकी जो इमेज है बिल्कुल इन्वर्ट फॉर्म हो रही है। तो कनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होगी वो इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। एक और चीज़ यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि साइज़ क्या होगा इमेज का, कि जो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर यूज़ किया था क्या वो उसकी हाइट सेम है? नो। आप देखें यहाँ पर आप कि जो इमेज अभी फॉर्म हो रही है कि ऑब्जेक्ट को आपने इसके दरमियान में रखा है, सो इमेज जो है उसकी जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है। इसका मतलब है इन लार्ज इमेज फॉर्म होगी कब? जब आप ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में रखेंगे। फिर इसी तरह से डिफरेंट पोजीशन हो सकती हैं ऑब्जेक्ट की। मे भी पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट जो है फोकस पे रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, मे भी पॉसिबल कि ऑब्जेक्ट को आप सी के ऊपर रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सी रखेंगे तो कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी के ऊपर लेके चले जाएँ तो इमेज कहाँ बनेगी। सो ऑब्जेक्ट की डिफरेंट पोजिशंस हैं और डिफरेंट इमेज फॉर्म होगी। तो यहाँ पर कि जो लाइट रे है वो जहाँ पर आगे आपस के अंदर मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर इमेज फॉर्म होगी। और कनकेव मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म होती है वो मोस्टली रियल इमेज होती हैं और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर हम देखेंगे कि कनकेव मिरर के थ्रू भी हमें जो इमेज बनती है वो वर्चुअल मिलती है और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। तो देखें कौन सी कंडीशन है। जिस तरह से मैंने बताया कि कनकेव मिरर के थ्रू मोस्टली जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। ये टेबलर फॉर्म आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज का साइज, इमेज की नेचर क्या होगी। यहाँ पर आप देखें कि ऑब्जेक्ट को आप जहाँ प्लेस करेंगे इमेज भी वहाँ से चेंज हो जाएगी आपकी। जैसे अगर आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखें तो इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो यहाँ पर टेबलर फॉर्म आप देख सकते हैं कि हमेशा पोजीशन ऑफ द इमेज जो बनेगी वो फोकस से बनेगी। कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है, प्लेस किया गया है, तो इमेज उसकी जो बनेगी वो फोकस से बनेगी। इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए? हाईली डायमेंशनस पॉइंट साइज इमेज होगी, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही पॉइंट साइज इमेज होगी यहाँ पर। और उसके बाद नेचर क्या होगी? रियल और इन्वर्टेड होगी। क्योंकि कनकेव मिरर के बारे में मैंने आपको बताया था कि इससे इमेज फॉर्म होती है वो रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। उसके बाद सेकंड पोजीशन क्या है? अगर ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सी रखें आप तो इमेज की पोजीशंस क्या होगी? इमेज बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इससे पहले वाली डायग्राम के अंदर जो बताया था आपको कि जहाँ पर आप बियॉन्ड सी जाएंगे तो इमेज बनेगी एफ और सी के दरमियान में। फिर इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए? इमेज जो है डायमेंशन बहुत ही ऑलमोस्ट एक पॉइंट होगा जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा इमेज के अंदर। उसके बाद रियल और इन्वर्टेड होगी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप ड्रैग करके ऑब्जेक्ट को सी के ऊपर लेकर आ गए। अब इमेज की पोजीशन क्या होगी? जब आप ये ऐसी कंडीशन है कि जब आप ऑब्जेक्ट को सी पे रखेंगे तो इमेज की जो पोजीशन है वो भी कहाँ पर होगी? सी के ऊपर होगी। इसका मतलब है अगर आप इसको सी पे रखेंगे तो इमेज भी जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी और कोई साइज़ के अंदर चेंज नहीं आएगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी सेम हाइट आपको इमेज की भी मिलेगी। तो आप देखें यहाँ पर आप सेम साइज़ होगा, रियल और इन्वर्टेड होगी। उसके बाद हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट को आप और करीब लेके आ जाएँ,
सी और एफ के अंदर, जो कि इससे पहले हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जो प्लेस किया गया था वो सी और एफ के दरमियान था, इमेज बियॉन्ड द सी बननी थी हमने। तो यहाँ पर आप देखें कि वही लिखा हुआ यहाँ पर कि इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड द सी होगी। उसके बाद हमारे पास जो साइज होगा इमेज का वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगा, इनलार्ज होगा। नॉर्मल जो साइज होगा उससे हमेशा डबल इमेज बनेगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट की नेचर क्या होगी इमेज की, वो रियल एंड इनवर्टेड होगी। देन उसके बाद हम आते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के ऊपर रखें तो ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बनेगी। यहाँ पर आप देखें कि जब हमने इसको इन्फिनिटी के ऊपर रखा था ऑब्जेक्ट को, तो इमेज बननी थी फोकस के ऊपर, लेकिन अगर आप इसको ऑब्जेक्ट को हम फोकस के ऊपर रखें तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी के ऊपर। उसकी नेचर क्या होगी, हाईली इनलार्ज होगी। उसके बाद रियल और इनवर्टेड होगी। देन उसके बाद एक केस, ये ऐसा केस है जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमें जो इमेज बनती है वो रियल और इनवर्टेड बनती है, लेकिन एक स्पेशल केस है हमारे पास। स्पेशल केस क्या है यहाँ पर, स्पेशल केस ये है कि अगर ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के दरमियान में रखें सो इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड द मिरर। उसके बाद साइज क्या होगा, इनलार्ज होगा। देन उसके बाद इमेज की नेचर क्या होगी, इमेज की जो नेचर होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज होगी। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, जैसे आप ऐसे खड़े होते हैं बिल्कुल और बिल्कुल सामने ऐसे नजर आ रहा हो आपको। जो रियल इमेज होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो यहाँ पर आप देखें कि साइज इनलार्ज होगा और ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। सो मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमारे पास रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, लेकिन ये एक ऐसा केस है कि जब आप ऑब्जेक्ट को पी और एफ के दरमियान में रखेंगे तो आपको इमेज वर्चुअल और इरेक्ट मिलेगी कनकेव मिरर के थ्रू। स्फेरिकल मिरर इक्वेशंस, मिरर इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और वैसे तो देखने में बड़ी सिंपल सी है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये ऑलरेडी ड्राइव इक्वेशन है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक फोकल लेंथ, दूसरा p ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तीसरा हमारे पास q इमेज डिस्टेंस। इन तीन पैरामीटर के अंदर आप देखें, इसके अंदर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इन तीनों पैरामीटर में से अगर कोई भी दो पैरामीटर गिवन हो तो तीसरा पैरामीटर आप मालूम कर लेंगे। और इससे एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल भी आते हैं इस चैप्टर से। उसमें यही होता है कि आपको कोई भी दो पैरामीटर गिवन होंगे, तीसरा अननोन होगा जो कि आप मालूम कर लेंगे। यहाँ पर जो एक चीज़ नोट करने की है कि डिस्टेंस हम पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। यहाँ पर मेंशन भी है कि ऑल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द मिरर। आप जो भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हमेशा लेंस के सेंटर से लेंगे। और रियल डिस्टेंस आर टेकिंग पॉजिटिवली वाइल ऑल वर्चुअल डिस्टेंस आर टेकिंग नेगेटिवली। जितने भी रियल इमेज फॉर्म होंगी या रियल डिस्टेंस होंगे उन्हें आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे। जैसे कनकेव मिरर की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इसके अंदर हमेशा इमेज डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर बात करें कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर के अंदर हमारे पास जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर हम देखना पड़ेगा यहाँ पर कि मिरर कौन सा है। सो जब भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे होते हैं हमें ये चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कभी साइन वहाँ पर मेंशन नहीं होता है कि एक मिरर है जिससे इमेज फॉर्म हो रही है, उसकी फोकल लेंथ ये है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, इमेज डिस्टेंस ये है। तो वहाँ पर हम मिरर का नाम से पहचानेंगे कि यहाँ पर हमने फोकल लेंथ को पॉजिटिव रखना है या नेगेटिव रखना है। तो यहाँ पर तीन पैरामीटर हैं, तीन में से कोई भी दो गिवन होते हैं और एक मालूम कर लेते हैं। तो इस किस्म के न्यूमेरिकल, इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल काफ़ी आते हैं एग्जाम के अंदर और ये इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं मिरर इक्वेशंस। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर के, जो कि नेक्स्ट वीडियो का पार्ट होगा। थैंक यू सो मच।